हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज के हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमने इसका ट्रेंड पढ़ना है ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, कि आया इसका क्या रुझान है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ग्रुप में या पीरियड में बढ़ती है या घटती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन। उसमें वह कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। ठीक है, पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास एक अलग एक आइसोलेटेड गैसियस एटम हो। ठीक है, और उसका आखिरी शेल जो हो क्या हो, उसके आखिरी शेल के अंदर हमने क्या काम करना है। फ़र्ज़ कर लिए ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और अगले शेल में क्या है हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक मैंने शेल बना के दिखा दिया आपको। 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इस शेल में आखिरी शेल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मैंने यह कहा हमारे पास एक गैसियस एटम होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। ठीक है, हमने क्या काम करना है? उसके आखिरी शेल में क्या काम करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इस शेल के अंदर, ठीक है, हमें कितनी एनर्जी खारिज या जज़्ब करवानी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इसमें एक वो बात कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो नेगेटिव आयन में एलिमेंट या एटम कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसियस एटम। ठीक है, देखो अगर मेरे पास ए नाम का कोई एटम है, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा। वो गैसियस एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें वो कह रहा है कि इट इज़ मेजर्ड इन किलोजोल पर मोल। ठीक है, इसकी एनर्जी को जो हम मेजर करते हैं वो किस यूनिट में मेजर करते हैं? किलोजोल पर मोल में हम जो है इसको मेजर करते हैं। फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स वो बता रहा है। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह यहाँ पे 6 हैं, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने उसका ऑक्टेट मुकम्मल करना है, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं। तो हमने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जब Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Cl। इस एग्जांपल में उसने हमें बता दिया है कि जब क्लोरीन के आखिरी शेल में जब हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमें कितनी एनर्जी रिलीज़ करवानी पड़ती है? वो है -349 किलोजोल पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास जैसा कि हमें एग्जांपल दी हुई है उसने हैलोजेंस की। ठीक है, तो हैलोजेंस के लिए उसने हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उसने हमें बता दी है। ठीक है, और उसको जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी उसके लिए जो हम साइन यूज़ करेंगे वो कौन सा साइन यूज़ करेंगे? नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से उसने हमें ऑक्सीजन की भी जो है बताई है कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, तो O में जब इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो
इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कितनी है, -141 किलो जूल पर मोल। मतलब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए हमें इतनी एनर्जी जो है रिलीज़ करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और वो किस आयन में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया है हमारे पास यूनी नेगेटिव आयन में। यूनी नेगेटिव आयन कौन सा नेगेटिव आयन होगा, ऐसा आयन जिसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि जी जब हम क्या काम करते हैं, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। अभी तो मैंने ऑक्सीजन के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाला था, ऑक्सीजन के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाला था, ठीक है। और जब उसके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाला उसके आखिरी शेल में तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उस दौरान एनर्जी रिलीज़ होगी। कहते हैं जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसी नेगेटिव आयन के अंदर, इसी नेगेटिव आयन के अंदर, ठीक है। तो कहता है कि जी हमारे पास क्या होगा, वो जो यूनी नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने ऑक्सीजन में 2 मरतबा इलेक्ट्रॉन डाला है। जब पहली मरतबा इलेक्ट्रॉन डाला तो वो यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, और जब मैंने क्या काम किया, मैंने जो है उसी यूनी नेगेटिव आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया डाई नेगेटिव आयन में, ठीक है। तो कहते हैं इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मैंने पहले रिएक्शन में कहा था कि एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। और दूसरे रिएक्शन में क्या कह रहा हूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आखिर क्या वजह है कि एक रिएक्शन में तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है और एक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ की निशानी बता दी नेगेटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब की निशानी मैंने बता दी, इसका साइन पॉजिटिव होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए ऑक्सीजन में, ठीक है, उसके आखिरी शेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए हमें कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, वो हमें करवानी पड़ेगी 780 किलो जूल पर मोल के आसपास। अब क्या वजह है कि फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव होती है और सेकंड वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो कहता है जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ये देखें ये सेकंड इलेक्ट्रॉन था, यूनी नेगेटिव आयन में इंटर हो रहा था, ठीक है। तो कहता है कि जी जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, जो ऑक्सीजन के पास जा रहा है, इस नेगेटिव आयन के पास जा रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो तो इसको धकेलने की कोशिश करेगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं, ठीक है। सेम चार्ज होने की वजह से इस पे भी नेगेटिव चार्ज, उस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या काम करेगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा। तो हम चाहते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाके जो है ना ऑक्सीजन की आखिरी शेल में जाके ऐड हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमें फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जब देंगे, एनर्जी जब एब्जॉर्ब करवाएंगे, तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ जाके ऐड होगा, तब जाके वहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई शुरू में तो मैंने ऑक्सीजन के आखिरी शेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाला था, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो गया था यूनी नेगेटिव आयन में, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ हुई थी, ठीक है। अब मैंने उसी जो है यूनी नेगेटिव आयन में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव आयन है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, धकेल रहा होगा, ठीक है, सेम चार्ज की वजह से। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ फिट हो जाए, ठीक है, वहाँ जाकर ऐड हो जाए।
तो आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन याद रखनी है कि जब भी हम आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, वो भी गैसियस एटम के, आइसोलेटेड गैसियस एटम के, ठीक है, उस दौरान कुछ एनर्जी जो है रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, जिसे हम यह कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसके नतीजे में कौन से आयन बनते हैं? नेगेटिव आयन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव आयन बनता नजर आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से नेगेटिव आयन बनता है। अच्छा, अब हमें जो है क्वेश्चन में उसने फैक्टर्स तो नहीं पूछे हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप फैक्टर्स को तैयार कर लें, क्योंकि फैक्टर्स का बड़ा अहम किरदार है इसके ट्रेंड को समझने में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड को समझने में। तो कहता है कि जी हमारे पास क्या होता है अगर हमारे पास एटॉमिक रेडियस बढ़ जाए, ठीक है। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है, सेंटर से एस तक का फासला। तो कहता है अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाए, दूसरे लफ्ज़ों में एटॉमिक साइज़ बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये देखें मेरे पास एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे कई सारे शेल आ गए, कई सारे शेल आ गए यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस और शेल के दरमियान जो है फासला बढ़ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस फिर जो है ना, न्यूक्लियस की पकड़ ये आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उन पर कम हो जाएगी। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उनको कम से कम अट्रैक्ट करेगा। जब कम से कम अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि अगर हमारा एटॉमिक साइज़ बढ़ जाए, एटॉमिक साइज़ बढ़ जाए, ये फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास जो है बड़ा हुआ जो है एटॉमिक साइज़ है या रेडियस इसका बहुत ज़्यादा है, तो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे इसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, फासला बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कम से कम अट्रैक्ट करेगा। जब कम से कम अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये एंड में लाइन लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, आप लिख देना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। इसी तरीके से देखें, अगर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाए, और आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है भी ज़्यादा होता है। अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हों, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने ये रिलेशनशिप याद रखनी है कि अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। मैंने कहा न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। सेंटर में क्या बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स। जब सेंटर में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आखिरी शेल में ऐड हो रहे होते हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा आपने डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखना है कि अगर ज़्यादा अट्रैक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर कम अट्रैक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरी हेडिंग बताता हूँ, वो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि शेल बढ़ जाते हैं सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में
शेल्स की तादाद क्या बढ़ जाती है। ठीक है, जब शेल्स की तादाद बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेल बीच में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एटम का साइज़ बढ़ जाएगा, और एटम का साइज़ बढ़ जाए, ठीक है, तो देखो ये न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया। जब न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी कि वो आखिरी शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, अट्रैक्ट कर सके। तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जब आखिरी शेल के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपने ये एटॉमिक साइज़ में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है अगर साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को कम से कम अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, इस बुक में किसी और कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और आपकी टेक्स्ट बुक में जो है किसी और कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे तो वो ये कह रहा है कि अगर तो हमारे पास देखें 4 किस्म के सब शेल होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। ठीक है, तो कहता है अगर तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो एस में, एस ऑर्बिटल के अंदर, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो पी ऑर्बिटल में तो कम से कम एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, और जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो कंसेप्ट दिया हुआ है वहाँ पे शायद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिहाज से दिया हुआ है। वहाँ पे उसने ये बताया कि अगर तो आखिरी शेल कंप्लीट होगा, ये न्यूक्लियस है और ये आखिरी शेल क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया ये न्यूक्लियस था। ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, आखिरी शेल था, और ये आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस के लिए जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। न्यूक्लियस कम से कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोशिश करेगा। जब कम से कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोशिश करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे ट्रेंड की तरफ। देखें, पीरियड में देखना है, पीरियड में आपको एटॉमिक साइज़ का जो है ना ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, पीरियड में जो है ना एटम का साइज़ कम होता है। ये फ़र्ज़ कर लिया ये ऐसे बड़ा साइज़ था न्यूक्लियस और इसके दरमियान, फिर जो है एटम का साइज़ कम होता गया। ठीक है, ये और कम हो गया, फ़र्ज़ कर लें न्यूक्लियस और, तो पीरियड में आपको ये पता होना चाहिए कि एटम का साइज़ क्या होता है, कम होता है। जब एटम का साइज़ कम होता है तो क्या होता है, कहते हैं कि जी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज़ कम हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक अलग से कंसेप्ट है, एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज के ट्रेंड का एक अलग से रिलेशनशिप है। कि अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ एटम का साइज़ कम होता है, एटम का साइज़ कम होता है। जब एटम का साइज़ कम होता है, एटम का साइज़ कम हो जाने की वजह से, एटम का साइज़ कम हो जाने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया है। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं ग्रुप की तरफ। तो ग्रुप में क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पीरियड में क्या होती है, बढ़ती है। क्या वजह है, डिस्टेंस कम हो जाता है आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान। जब डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियस बड़ी आसानी से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकेगा आखिरी शेल के। ठीक है,
फिर हमारे पास आता है ग्रुप का ट्रेंड। ग्रुप में जो है आपको ये याद रखना चाहिए कि ग्रुप में एटम का साइज़ बढ़ता है। ठीक है, मैं बीच में इनर शेल नहीं डालूंगा, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। ये देखें, फ़र्ज़ के लिए ये न्यूक्लियस था, एटम का साइज़ कम है। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ आते जाएंगे नीचे की तरफ तो एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा, एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये देखें एटम का साइज़ बढ़ रहा है। जब एटम का साइज़ बढ़ जाएगा तो देखें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन कम से कम इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जब कम से कम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने कहा डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखना है, अगर ज़्यादा अट्रैक्शन तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर कम अट्रैक्शन तो कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन कम से कम होगी। ठीक है, और अगर जो है डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज और ये हमारे पास जो होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, इस केस में कम होगी चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इस केस में जो है अट्रैक्शन ज़्यादा होगी चूँकि डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि पीरियड में एटम का साइज़ कम होता है। ठीक है, और ग्रुप में एटम का साइज़ बढ़ता है जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं। फिर हमारे पास आता है कि इन ट्रांजिशन सीरीज़। अब ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती है, ये डी, हमारे पास इसका हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी में मौजूद होते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये 3 से लेकर 12 तक जो हमें ग्रुप नज़र आते हैं ये क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में भी उसने यही कहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, बीच में मज़ीद शेल आना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगी, अट्रैक्शन कम से कम होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ क्या कह रहा है। देखिए, ग्रुप में मैंने कहा था एटम का साइज़ कम होता है, एटम का साइज़ कम हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। तो देखें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू कम हो रही है। इसी तरीके से आप आ जाएं इसकी तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्राफ है वो पीरियड के लिहाज से ग्राफ ड्रा किया गया है। पीरियड में क्या कह रहा है वो, पीरियड में वो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखें पहला पीरियड अगर आप देखो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हीलियम का चूँकि एटॉमिक साइज़ कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में। इस तरह आप लिथियम और बेरिलियम का कंपैरिजन निचले पीरियड में आके कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि देखो लिथियम पहले आता है और बेरिलियम बाद में आता है। लिथियम पहले आता है और बेरिलियम बाद में आता है। ठीक है, तो बेरिलियम का साइज़ कम है। ठीक है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से आप बोरान और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करके देख लो। ठीक है, बोरान पहले होगा और नाइट्रोजन बाद में होगा। ठीक है, पीरियड में, तो उसमें क्या होगा, एटम का साइज़ चूँकि कम हो गया है, एटम का साइज़ कम हो गया तो ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया है तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है,
अट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो आपने क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने कुछ रिलेशनशिप याद कर लेने हैं कि भाई अगर अट्रैक्शन बढ़े न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान, अगर अट्रैक्शन बढ़े तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारे पास अगर न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर अट्रैक्शन कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है।